वालेकुम डियर स्टूडेंट, रिजवान दानिश बायोलॉजी लेक्चर इज हियर। आज हम चैप्टर नंबर 9 का सेकंड टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं, दैट इज ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन का सबसे पहले हम मतलब देखते हैं कि ट्रांसपायरेशन क्या चीज़ है। लॉस ऑफ वाटर थ्रू प्लांट सरफेस, के प्लांट की सरफेस से जो वाटर का जो लॉस होता है, वाटर जो रिमूव हो जाता है, वहाँ से जो है वो इवेपोरेट बन के बुखारात बन के जो है ना पानी उड़ जाता है, उसको हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं। ट्रांसपायरेशन पौधे के लिए ज़रूरी भी है और ट्रांसपायरेशन पौधे के लिए नुकसानदेह भी है, चूँकि जब पौधे को पानी की कमी होती है तो वो ट्रांसपायरेशन अगर उसके साथ साथ होती रहेगी तो उसको पानी की कमी हो जाएगी, जिसको हम डिहाइड्रेशन कहते हैं, और वो सीरियस डेसिकेशन उसकी डेथ का बायस भी बन सकती है। इवन के ह्यूमन बॉडी के अंदर भी पानी की जब वाटर की इतनी कमी हो जाए, इतनी डिहाइड्रेशन हो जाए, तो उससे भी उसकी डेथ, ह्यूमन बॉडी के अंदर भी डेथ हो सकती है। लेकिन यहाँ पे पौधों के लिए ट्रांसपायरेशन का अमल होना ज़रूरी भी है। ये एक नेसेसरी इविल कहा जाता है कि एक ऐसी बुराई है जो कि ज़रूर हो। तो इसकी वजह क्या है, इसको हम जो है ना बाद में देखेंगे। पहले हम इसका मैकेनिज्म को डिस्कस कर लेते हैं कि ट्रांसपायरेशन का अमल कैसे होता है, कहाँ कहाँ से हो सकता है। ट्रांसपायरेशन जो है ना पौधे की सरफेस से जो हो रही है, ये कौन से स्ट्रक्चर से हो रही है। एक तो ये स्ट्रोमेटा के जरिए होती है, स्ट्रोमेटा ओपन एंड क्लोज होते हैं तो वहाँ से पानी रिमूव हो जाता है। क्यूटिकल से होती है और अभी हम इसकी इसको जो है स्ट्रक्चर देखते हैं इसका लीफ का, तो फिर हमें पता चलेगा कि क्यूटिकल क्या है। और लेंटिसेल से, लेंटिसेल्स जो पौधे के अंदर जो छाल होती है, जो उसकी बार्क होती है, बार्क के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, सोराख होते हैं, उनको हम लेंटिसेल्स कहते हैं। ज़्यादातर जो ट्रांसपायरेशन होती है वो स्टोमेटा के जरिए होती है, जिसको हम कहते हैं स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। अब हम देखते हैं इसका पाथवे क्या है कि ये किस तरह से जो है ये इसका मैकेनिज्म जो है ना वो प्रोसीड होता है कि मेसोफिल सेल्स जो है इसके अंदर पाए जाते हैं पत्ते की सरफेस के अंदर, पत्ते की जो है स्ट्रक्चर के अंदर। ये हम पौधे के जो है ना पत्ते का छोटा सा जो है ना हिस्सा यहाँ पे देखने लगे हैं, तो वो हम देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है कि इसके ऊपर जो है अपर एपिडर्मिस होती है और जबकि लोअर साइड पे इसकी लोअर एपिडर्मिस पाई जाती है। अपर एपिडर्मिस के ऊपर एक तह पाई जाती है जिसको हम जो है लेयर को हम कहते हैं क्यूटिकल। तो वो हमने अभी यहाँ पे देखा कि ये क्यूटिकल की एक जो है वो लेयर है जिसके जरिए जो है वो ट्रांसपायरेशन होती है। हालांकि यही क्यूटिकल उसको ट्रांसपायरेशन से बचा भी रही होती है, यानी कि अगर ये क्यूटिकल ना हो तो ट्रांसपायरेशन का जो रेट है, वो जो स्पीड है ट्रांसपायरेशन की, वो बढ़ जाती है। और हम देखते हैं कि इसका जो है पाथवे किस तरह से वो प्रोसीड हो रहा है। इसके अंदर जो है जो सेल्स पाए जाते हैं इनको हम कहते हैं मेसोफिल सेल्स। ये ऊपर वाली लेयर जो है आप अगली क्लासेस में देखेंगे, इसको हम पैलिसेड कहते हैं, जबकि ये जो सारे सेल्स इसके दरमियान में पाए जाते हैं, अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के दरमियान में जितने भी सेल्स पाए जाते हैं उनको हम मेसोफिल सेल्स का नाम देते हैं। अब हम इसका जो है मैकेनिज्म हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से वाटर जो है वो जाइलम से होता हुआ जो कि रूट्स के जरिए, जैसे हमने लास्ट टॉपिक में देखा था कि रूट्स के जरिए पौधों के अंदर पानी ऊपर चढ़ता है, असेंडिंग के जरिए ऊपर आता है, और उसके बाद जैसे पत्तों में पहुंचता है और पत्तों से फिर किस तरह से जो है जाइलम से वाटर आया मेसोफिल सेल्स में, ये वाले जो मेसोफिल सेल्स हैं यहां तक पहुंचता है। मिसाल के तौर पर इसके साथ यहां पे ये जाइलम मौजूद है, ये जाइलम की ट्यूब्स हैं जो कि वाटर को लेके आ रही हैं। अब जब पानी यहां तक पहुंच जाता है, वाटर इधर आ जाता है, तो यहां आने के बाद मेसोफिल सेल्स के अंदर आने के बाद ये वाटर जो है ये वाटर फिल्म बनाता है ओवर द मेसोफिल सेल्स, यानी कि यहाँ पे इनके ऊपर सेल्स के ऊपर जो है ये इस तरह से जमा हो जाता है, यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है यहाँ वाले हिस्से में। ये इसको हम कह रहे हैं वाटर फिल्म बन जाती है इन सेल्स के ऊपर। तो सेल्स के ऊपर ये जो वाटर फिल्म बनती है, उसके बाद यहाँ से पानी जो है एयर स्पेसेस के अंदर जाता है। यहाँ पे जो दरमियान में जो खाली जगह है मेसोफिल सेल्स के दरमियान में, यहाँ से इधर, यहाँ से ये इधर से होता हुआ ये पानी जो है वो पहुँच जाता है टू द स्टोमेटा, यानी कि ये डायरेक्ट यहाँ तक भी स्टोमेटा तक भी पहुंच जाता है, और इसके अलावा इन सेल्स की स्पेसेस से होता हुआ ये पानी जो है ये लोअर एपिडर्मिस के अंदर भी आ जाता है। अब हम देखेंगे इसका प्रोसीजर के ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा होती कैसे है। अब अगर पानी स्टोमेटा के अंदर पहुंच चुका है तो यहाँ से जो है वो रिमूव तो अभी नहीं हुआ ना, अभी तो स्टोमेटा के अंदर या जैसे एक स्ट्रक्चर है तो ये स्टोमा कहलाता है।
तो पानी जो है वो स्टोमा के अंदर पहुंचा है, लेकिन अभी स्टोमा ओपन तो नहीं हुए ना, तो पानी की अभी जो है वो इवापोरेशन अभी नहीं हुई। तो उसको हम अलग टॉपिक के अंदर जो है ना उसका मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह से जो है ये प्रोसीड होती है। सबसे पहले हम इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि ये जो पत्ते की सरफेस है अपर एपिडर्मिस के अंदर जो है वो स्टोमेटा कम तादाद में पाए जाते हैं। तभी मैंने ऊपर वाली डायग्राम के अंदर ऊपर वाली एपिडर्मिस के अंदर जो है जो अपर एपिडर्मिस है उसमें कोई भी स्टोमेटा शो नहीं किया, जबकि लोअर एपिडर्मिस में स्टोमेटा जो है वो तादाद में ज़्यादा पाए जाते हैं। तो इनके जो गार्ड सेल्स हैं, जो स्टोमेटा जो है वो गार्ड सेल से मिलकर बने होते हैं। इसकी जो इनर सरफेस होती है वो कनकेव होती है, जबकि आउटर सरफेस जो है वो कन्वेक्स होती है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो इनर साइड है वो कनकेव है, अंदर की जानिब यहाँ से धंसी हुई है, ये इनर सरफेस कनकेव है, जबकि जो बाहर वाली जो सरफेस होती है वो इसकी कन्वेक्स होती है यहाँ पे, ये इस तरह से। अब ये जो दोनों एंड्स हैं इनके वो दोनों एक दूसरे के साथ मिल रही होती हैं उस वक्त जब ये स्टोमा ओपन होते हैं। जैसे ये ओपन होता है तो अपर और लोअर इनकी जो साइड्स हैं वो एक दूसरे के साथ वो अटैच हो रही होती हैं, जबकि दरमियान में जो है ना वो होल क्रिएट हो जाता है। ये उस वक्त जब इसके अंदर पानी की ज़्यादा यहाँ पे मिकदार जमा होती है और जमा होने के बाद ये स्वेल होते हैं, फूलते हैं। नेक्स्ट, एक जो रिसेंट स्टडीज़ के अंदर ये देखा गया है कि पोटेशियम का इसके अंदर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के अंदर काफ़ी सारा किरदार शामिल है। एक हमने इनको अंदर जो है ना चैप्टर नंबर 4 में भी हमने देखा था कि फूड की जो है ना वो फॉर्मेशन होती है इसके अंदर। ये स्टोमेटा के अंदर चूँकि यहाँ पे जो है प्लास्टिड पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट पाए जाती हैं, जो उन क्लोरोप्लास्ट के होने की वजह से यहाँ पे फूड बनती है और फूड बनने से अंदर वाला जो इन्वायरमेंट है वो हाइपरटोनिक हो जाता है, जबकि जो बाहर वाला इन्वायरमेंट है यानी कि उसके साथ जो एपिडर्मल सेल्स मौजूद हैं उन एपिडर्मल सेल्स के अंदर चूंकि पानी जो है ना ज़्यादा मिकदार में वहाँ पे जमा हो चुके हैं, तो अब यहाँ ये वाला इन्वायरमेंट हाइपोटोनिक है, जबकि ये वाला इन्वायरमेंट हाइपरटोनिक है। तो यहाँ से पानी जो है वो स्टोमा के अंदर जो है एंटर होना शुरू हो जाता है। और ये बात, ये कंसेप्ट हमने चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस किया था। जबकि एक रिसेंट स्टडीज में यह कहा जाता है कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के अंदर जो है वो पोटेशियम का किरदार है। पोटेशियम का किरदार कैसे होता है कि जैसे ही वो कहता है कि सनलाइट एक पत्ते के ऊपर पड़ती है तो पत्ते के ऊपर सनलाइट के पड़ने से ये जो लोअर एपिडर्मिस है इसके अंदर पोटेशियम के आयंस मौजूद होते हैं। तो सनलाइट की मौजूदगी में ये जो पोटेशियम के आयंस हैं ये मूव करते हुए स्टोमा के अंदर एंटर हो जाते हैं। जैसे ये पोटेशियम के आयंस स्टोमा में एंटर होते हैं तो साथ साथ वाटर भी इन्हीं पोटेशियम आयंस को फॉलो करता हुआ स्टोमा के अंदर आ जाता है। तो वो स्टोमा के अंदर जैसे ही वाटर आता है तो ये जैसे ही फूलते हैं तो फूलने की वजह से जो है ये जो है ना पहले इस तरह से फ्लैसिड थे, जैसे पानी आता जाता है तो ये फूलते चले जाते हैं और दरमियान में इनके होल क्रिएट हो जाता है और वहाँ उस होल के ज़रिए जो है ये वाटर जो है बाहर इवापोरेट हो जाता है, एनवायरनमेंट के अंदर खारिज हो जाता है। तो इस तरह से जो है ये हमने दो स्टडीज़ के अंदर हमने देखा। एक हमने ये देखा कि स्टोमा के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है उनके अंदर क्लोरोफिल की मौजूदगी के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है, ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज बनने की वजह से इंटरनल एनवायरनमेंट हाइपोटोनिक हो जाता है और साथ वाला जो एनवायरनमेंट है वो हाइपोटोनिक है। और ऑस्मोसिस का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि बाहर से जो है ना वाटर जो है वो हाइपोटोनिक से हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट की तरफ जो है वो मूव करना शुरू कर देते हैं। ये एक जो है कंसेप्ट है। जबकि दूसरा कंसेप्ट जो कि रिसेंट स्टडीज़ में देखा जाता है वो है पोटेशियम आयन का किरदार। पोटेशियम आयन जो है वो लोअर एपिडर्मिस से स्टोमा में एंटर होते हैं, साथ इसको वाटर भी फॉलो करता हुआ जो है वो स्टोमा में आ जाता है और इस तरह से जो है तो स्टोमा ये ओपन हो जाती हैं। तो ये जो हमने बात डिस्कस कर रहे थे ये तो दिन के वक्त ऐसा हो रहा था, चूँकि पोटेशियम कब मूव करता हुआ आया है जब ये सनलाइट जो है पत्ते के ऊपर पड़ने लगी थी। लेकिन जब रात का वक्त होता है तो सनलाइट की गैर मौजूदगी के अंदर जो है वो ये जो पोटेशियम है ये वापस जाना शुरू हो जाता है। तो जब पोटेशियम जो है वापस लोअर एपिडर्मिस में जाएगा तो पानी जिस तरह से स्टोमा के अंदर एंटर हो चुका था वो उसी को फॉलो करता हुआ वो वापस लोअर एपिडर्मिस के अंदर आ जाता है। जैसे पानी लोअर एपिडर्मिस में आएगा तो स्टोमेटा जो है ना वो फ्लैसिड हो जाएंगे, इस तरह से वो स्टोमेटा जो है वो क्लोज हो जाएंगे। तो इस तरह से ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा होती है। अगर हम इसी तरह चैप्टर नंबर 4 वाले कंसेप्ट को हम देखें तो चूंकि दिन के वक्त यहाँ पे फूड बन रही होती है इसीलिए ये वाला जो एनवायरनमेंट है स्टोमा का वो हाइपरटोनिक है, चूंकि यहाँ पे ग्लूकोज की फॉर्मेशन हो रही है दिन के वक्त। लेकिन रात के वक्त चूंकि ग्लूकोज की फॉर्मेशन नहीं हो रही इसीलिए जो है यहाँ पे एनवायरनमेंट में हम
हम कंपेयर फिर हम नहीं कर सकते, चूँकि वो जो ये हाइपरटोनिक दिन के वक्त था, रात को हाइपरटोनिक नहीं हो सकता चूँकि फूड की फॉर्मेशन भी नहीं हो रही। हम इन दोनों कंसेप्ट को हमने पैरेलल देख लिया कि पोटेशियम का किरदार है वो कैसे है, और इसी तरह से फूड की जो फॉर्मेशन होती है उसका प्रोसेस किस तरह से ये प्रोसीड होता है। नेक्स्ट वन इज सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन के सिग्निफिकेंस क्या है। इसके अलावा भी एक टॉपिक इसके अंदर था जो कि हमारे ALP सिलेबस में नहीं था, इसलिए हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इफेक्ट करते हैं ट्रांसपिरेशन के रेट को। वो हम देखते हैं ह्यूमिडिटी होती है, और इसके अलावा जो है ना टेम्परेचर अगर ज़्यादा होता है तो तब भी ट्रांसपिरेशन का रेट बढ़ जाता है वगैरह, लेकिन उसको हम जो है ना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको प्रिपेयर नहीं करेंगे चूँकि वो ALP का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट वन इज सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन के ट्रांसपिरेशन का फ़ायदा क्या है। हम कहते हैं कि ट्रांसपिरेशन इज़ अ नेसेसरी ईविल। ईविल कहते हैं किसी भी बुराई को, नेसेसरी ज़रूरी, ये ज़रूरी भी है, ज़रूरी एक बुराई है कि यहाँ पे ट्रांसपिरेशन का अमल होना ज़रूरी है। हम कहते हैं पानी जो है ना बामुश्किल से जो है ना इनटेक करता है, किस तरह से एक लंबे प्रोसीजर से पानी गुजरता है, उसके बाद पौधा गेन करता है उसको, तो फिर भी ये जो है ना ट्रांसपायर हो जाता है, तो इसमें उसको तो नुकसान हो रहा है, लेकिन इसका होना भी ज़रूरी है। वो क्यों है, यानी ये कैसे, एक तो जो है नुकसान कैसे हो सकता है, इट मे बी हार्मफुल ड्यूरिंग लॉस ऑफ मच वाटर, जब पानी बहुत ज़्यादा जो है ना वो लॉस हो जाएगा तो डिहाइड्रेशन एंड द रिजल्ट इज डेथ। लेकिन ट्रांसपिरेशनल पुल के लिए जो है ना पानी, इसका ट्रांसपायरेशन का होना ज़रूरी है, यानी कि जितना पानी जो है इवापोरेट होगा उतने पानी की जो है वो विड्रॉन की जो कैपेसिटी है, जो स्टेमिना है, वो उसका बढ़ता है। तो इस तरह इसीलिए हम कहते हैं कि ट्रांसपिरेशनल पुल के लिए ट्रांसपायरेशन का होना ज़रूरी है। और इसके अलावा जो है क्या है, ये ट्रांसपिरेशनल पुल क्या है, कंडक्शन ऑफ वाटर और विड्रॉल ऑफ मोर वाटर थ्रू द सॉइल, के सॉइल से मज़ीद जो है पानी को जो है वो गेन करना, पानी को हासिल करना जो है ये ज़रूरी है। तो तभी जो है वो पानी को हासिल करने के लिए जो है ट्रांसपिरेशनल पुल चाहिए। वो ट्रांसपिरेशनल पुल कब आती है, जब ट्रांसपायरेशन हो रही होती है। जितना पानी का जो है ना मॉलिक्यूल जो है ना वो इवापोरेट होंगे, पौधे के सरफेस से बाहर डिसिपेट होंगे, तो उतना ही मज़ीद पानी को नीचे से ऊपर जो है वो सॉइल से ऊपर जो है वो विड्रॉ किया जाएगा, उसको ऊपर खींचा जाएगा। और इसके अलावा ट्रांसपायरेशन का एक और फ़ायदा ये भी है कि कूलिंग इफेक्ट जो है वो भी पौधे को मिलता है। जिस तरह से हम देखते हैं गर्मियों के अंदर जो है हमें जो है पर्सपायरेशन होता है, स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, और पसीने से ही हमारी बॉडी जो है टेम्परेचर को मेंटेन रखनी होती है। इसीलिए इसी तरह पौधे के अंदर भी जैसे ही ट्रांसपिरेशन होती है तो ट्रांसपिरेशन होने से उनके अंदर, पौधे के अंदर कूलिंग इफेक्ट आता है, और स्पेशली कब, इन द वार्मर एनवायरनमेंट। तो आज के इस टॉपिक के अंदर हमने ट्रांसपिरेशन के हवाले से डिटेल से डिस्कस किया। हमने देखा कि किस तरह से वाटर कहाँ से मूव होता हुआ और किस तरह से स्टोमा के ज़रिए बाहर चला जाता है। आई होप सो कि आज का ये लेक्चर समझ में आया होगा आपको। अगर इस हवाले से कोई बात समझ नहीं आई, यू मस्ट टेक्स्ट मी और कॉल मी, आई विल वेलकम यू। लेक्चर डिसमिस।